हाँ जी दोस्तों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कर लिया और हमने उस ऑप्शन को पिक किया, द ऑप्शन विच मैक्सिमाइजेस एनपीवी फॉर अस, और पॉसिबल ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया और ऑप्शन नंबर 1 जिसने हमें हाईएस्ट एनपीवी दी उसको हमने रिकमेंड कर दिया। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। अगेन पार्ट बी, मैं इसकी रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? Evaluate the two alternative sources of finance available to BD and recommend the most suitable form of finance for BD. Include calculations that demonstrate the impact on interest cover, gearing, and earnings per share for each alternative. इसका मतलब है कोई दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिसके थ्रू हम एडिशनल फाइनेंस रेज कर रहे हैं और उनको हमें कंपेयर करना है। ठीक है ना जी? तो इवेल्युएटिंग द टू sources of finance for BD। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पार्ट बी, raising new finance. Strategically, the board would like to invest in all four opportunities and is considering raising additional finance of 4,000 million at year zero to facilitate this. अगर आप पार्ट ए को देखें और रिकॉल करें तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट थी 14,000 मिलियन और हमारे पास अवेलेबल थे 10,000, इसीलिए हमें राशनिंग की सिचुएशन अराइज हुई। और अब ये बोर्ड कह रहा है कि अगर हम 4,000 मिलियन यानी 4 बिलियन का एडिशनल फाइनेंस रेस कर लें तो फिर हम सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लेंगे और फिर कोई सरप्लस फंड भी नहीं बचेंगे और सारे के सारे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स ही हमारे हो जाएंगे। देयर आर टू ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन। अब ये 4,000 मिलियन कैसे रेस करें? There are two options under consideration: a 10-year bank loan or a 1-for-10 rights issue। यानी एक तो हम 10% का बैंक लोन रेस करें और a 1-for-10 rights issue। The board anticipate the issue cost will be 3% of the funds needed regardless of which method is selected। यानी 3% आपकी issue costs हैं, flotation costs हैं, irrespective whether you raise debt finance or you raise equity finance। The funds raised should be sufficient to cover these issue costs। यानी आप जो रेस करेंगे वो 4,000 से ज़्यादा का फाइनेंस रेस करेंगे, उसी में से फ्लोटेशन कॉस्ट भी आप पे करेंगे। तो वो हम अभी अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं, बल्कि हम अभी पहले ही कर लेते हैं। The gross amount to be raised, ठीक है, वो क्या होगा? नेट अमाउंट शुड बी रुपीज मिलियन, शुड बी 4,000। तो जो ग्रॉस अमाउंट होगा दिस वुड बी देन 97% है, ये 97% होगा, 7%, राइट। तो ये क्या होना चाहिए? दिस डिवाइड बाय 0.97, ये अमाउंट हम रेस कर रहे होंगे, राइट? यस। $4,124 मिलियन की अमाउंट हम रेस कर रहे होंगे। इज दैट ओके? राइट। एक बात तो ये हो गई, हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, उसके बाद आइए, द बोर्ड वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यू फाइनेंस विल इम्पैक्ट द financial statements and some of the key ratios. Extract from BD's forecasted financial statements for the year ending 30th June 2024 shows the following. क्या? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, 10% डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल से रिटेन अर्निंग्स तक इक्विटी के कंपोनेंट्स हो गए और हमारे पास बाकी आ गया डेट का कंपोनेंट। ओके, फिर आ गए हमारे पास P&L, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स and profit after interest and tax. The forecasts have been prepared on the assumption that BD invest 10,000 million in the optimum way. Further, BD expects to have sufficient funds to invest in later years, that is from year 1 onward. तो फोरकास्ट में 10,000 की तो उन्होंने शामिल की हुई है। अब जो बैलेंस प्रोजेक्ट रह गया है, जो कि नेचुरली ये फोरकास्ट इस बेसिस पे क्रिएट किया गया है कि 10,000 आप जो है ऑप्टिमम वे में करेंगे। तो जब 10,000 आप ऑप्टिमम वे में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो देयर वुड बी, आपने सम सर्टेन सरप्लस फंड्स की एक सर्टेन परसेंटेज रखी होगी। वो अमाउंट इतनी छोटी है कि हम ऑप्शन 1 को अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 में हमारे पास कुछ सरप्लस फंड्स बच रहे थे
3.85 मिलियन की है, उसका 5% एक सर्टेन अमाउंट होगी। आइडियली वो हमें बाहर निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम पूरा का पूरा अमाउंट 4,000 और ऐड हो जाएगा और 3850 आ जाएगा, तो हम पूरी की पूरी अमाउंट, जो नंबर हमारा 4 पे प्रोजेक्ट था, विच वॉज एक्चुअली, कौन सा प्रोजेक्ट, विच वॉज एक्चुअली दी होटल पैराडाइज प्रोजेक्ट, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं उसका अभी जिक्र करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अवेलेबल टू बीडी एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑफ फाइनेंस फॉर बीडी। इंक्लूड कैलकुलेशंस दैट डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट कवर, गियरिंग और ईपीएस पे हमने इम्पैक्ट देखना है। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये ग्रॉस अमाउंट हम रेज करते हैं, और ये अगर इफ रेज्ड वाया डेट, तो हमारी डेट की कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है हमारी, अगर आप देखें 10%। ठीक है, तो एडिशनल इंटरेस्ट क्या होगा, तो एडिशनल इंटरेस्ट होगा हमारा दिस इंटू 10%। एक बात हमने ये कैलकुलेट करके रखी, इफ रेज्ड वाया इक्विटी, तो एडिशनल शेयर्स कितने हम इशू करेंगे, राइट शेयर्स जो हैं वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कितना, हम करेंगे 1 for 10 राइट्स इशू। तो हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग है 1000 डिवाइड बाई 100, 10 मिलियन। तो हम यूं कहें 10 मिलियन existing shares, 1 for 10, so 1 for 10 means is 1 million, right? तो 1 मिलियन एग्जिस्ट एडिशनल शेयर्स हम कर रहे होंगे न्यू इशू, राइट? मैं इसे 1.0 कर देता हूँ, एडिशनल शेयर्स इन मिलियन, ताकि फिर हम ये फिगर्स, या मैं इसको यूं कर लेता हूँ 1 मिलियन। इज दैट ओके, राइट? अब हम आते हैं, अच्छा पहले तो हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि हमारी डेट इक्विटी रेशो कैसे अफेक्ट होगा। तो मैं यूं कर लेता हूं, हम एक 3 कॉलम बना लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा, एग्जिस्टिंग विथ न्यू डेट क्या सिचुएशन होगी, और विथ न्यू इक्विटी क्या होगी। हम यूं कर लेते हैं, ठीक है जी। और अच्छा, तो राउंड ऑफ ही कर देते हैं, 412 मिलियन पे राउंड ऑफ कर दिया हमने डेट से, ठीक है जी। ठीक, अब हम आ गए। वैसे हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, जब ऊपर ले जाते हैं तो फॉर्मेटिंग सारी चेंज हो जाती है, लेकिन बहरहाल ऐसे ही दिल के बहलाने को हमने ये कर दिया। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग हमारी, अगर हम इक्विटी देखें, बुक वैल्यूज, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल बुक वैल्यूज, क्योंकि हमें उन्होंने कहा भी यही है कि आप बुक वैल्यूज की बेसिस पे निकालेंगे गियरिंग। तो एग्जिस्टिंग है हमारी 1000 प्लस 10160 प्लस 99150, ये है हमारा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल में इक्विटी। और फिर डेट है हमारे पास कितनी, 4200। तो अब मैं इन सबको एक साथ ही आगे हमारी फिगर सही रीडेबल रहे। अच्छा, अगर हम न्यू डेट पे जाते हैं तो इक्विटी की फिगर तो यही रहेगी, डेट में फिर ये
124 की फिगर ऐड हो जाएगी। अगर हम न्यू इक्विटी रेस करते हैं तो फिर इसमें ये इक्विटी की अमाउंट रेज हो जाएगी और डेट की अमाउंट वही रहेगी। इसमें सॉरी दिस प्लस दिस होगी, राइट। तो जो टोटल होगा वो दोनों ही सूरतों में इस एडिशनल कैपिटल से बस रेज हो रहा होगा। यहाँ 15510 है तो ये 154 हो गया। इफेक्टिवली हमारा अगर हम निकालें डेट टू इक्विटी रेशो, जो वो कह रहा है आप निकालें गियरिंग, तो गियरिंग जो है वो यहाँ है दिस डिवाइड बाय दिस और आगे है बाय दिस। अब हम ये फाइंड आउट कर लें पहले परसेंटेज में, और हम निकालने क्या फिगर बनती है परसेंटेज में। बस 2 डिजिट तक की परसेंटेज बहुत है। अच्छा, थोड़ी सी हमारी गियरिंग यहाँ बढ़ रही है। अगर हम यहाँ जाएं फॉन्ट्स में तो यहाँ हमारी 28, यहाँ हमारी ये गियरिंग थोड़ी सी बढ़ गई। ऑफ कोर्स यहाँ गियरिंग हमारी कम हो जाती है, तो हम इसको ग्रीन कर दें। अगर जहाँ हमारी बढ़ रही है उसको हम ग्रीन कर रहे हैं, और जहाँ हमारा ये ख़राब हुआ गियरिंग ऑफ कोर्स यानी यहाँ कम हो गई तो ग्रीन हो गई, गियरिंग बढ़ गई तो हमने रेड कर दिया, क्योंकि डेट बढ़ेगी तो नेचुरली गियरिंग बढ़ेगी। अच्छा, अब आते हैं जो बाकी दो चीज़ें, इंटरेस्ट कवर और ईपीएस। इसके लिए हमें रिवाइज पीएनएल चाहिए, ठीक है। तो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। अब पीएनएल में भी ऐसी एग्जिस्टिंग और इस सब को देखते हैं, और उसकी ही बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारी क्या चेंजेस आई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दोबारा मैं यहाँ जब पीएनएल बना रहे हैं तो हम उसको दोबारा यहाँ नोट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग विथ न्यू डेट विथ न्यू इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15560। उसके बाद इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट है कितना, -4020। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो नेचुरली है दिस प्लस दिस, और वो हर जगह हमारा यही होगा जब भी हम आगे भी जाएंगे। फिर आएगा टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, और वो है इंटू माइनस दिस इंटू 0.29, राइट, 3347। ये भी आ जाएगा जब भी आगे कैलकुलेशन होगी। ये फॉर्मूला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहने हैं आप। तो दिस दिस ठीक है जी। तो ये फिगर्स आ गई आपके पास। अब जब हम विथ न्यू डेट जाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कांस्टेंट रख रहे हैं। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट रख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ एक नोट डालता हूँ मैं। नोट, तो नोट ये है कि, या हम नोट ऊपर भी डाल देते हैं ताकि हमारा ऊपर ही ये नोट को पीएनएल बनाते हुए या नीचे कर देते हैं, क्योंकि बना लिया है नोट। और नोट पे हम ये लिख रहे हैं कि द एडिशनल फाइनेंस विल बी यूज्ड टू अंडरटेक या इन्वेस्ट इन, कौन सा प्रोजेक्ट था ये, होटल पैराडाइज प्रोजेक्ट, ठीक है जी। द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होंगे, विल आर एक्सपेक्टेड स्टार्ट फ्रॉम ईयर 2। accordingly for the year 2024 the impact is ignored, is not taken, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई, दिस इज नोट नंबर 1। द सेकंड पार्ट इज, दिस इज नोट नंबर 1, और अब हम नोट 2 भी डाल देते हैं यहाँ, दिस इज नोट 1, ठीक है जी। अब नोट 2 जो है वो ये है कि जब ये क्वेश्चन, सवाल ये है कि जब
ये फोरकास्ट बनाई गई है तो ये लिखा गया है, रिक्वायरमेंट से पहले पढ़ रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। The forecast have been prepared on the assumption that BD invest 10,000 rupees million in the optimum way. ऑप्टिमम वे था ऑप्शन नंबर 1, उसके तहत हमारे पास सरप्लस कैश बच रहा था, वो कितना था 3850, उस पे हमने अज्यूम किया होगा 5% जो है ना वो, तो वो अब हम नहीं हो आएगा। तो ये हम बात लिख रहे हैं कि जी द फोरकास्ट prepared is based on the assumption that 10,000 million funds are invested in optimal way, which means that there would be, which means that surplus funds this means it would have been assumed that surplus funds of rupees 3850 million would be have been assumed are invested at the rate of 5%. The impact of that amount is ignored in this working. देखिए ना, आपने अज्यूम किया होगा कि जो 3850 है उसकी एक नेगेटिव एनपीवी भी निकाली थी ना, कि ये इस पे 5% का हमें इनकम हमें आएगी 193 की। अभी अमाउंट छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इसको हमने इग्नोर कर लिया है क्योंकि ये दोनों ही सिनेरियो में विथ न्यू डेट विदाउट, अगर हम फाइनेंसिंग डेट के थ्रू करें या इक्विटी के थ्रू करें दोनों में ही आ जाएगी। तो बेसिकली हमने इसलिए ऐसे कर दिया है इग्नोर इसके इम्पैक्ट को। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें नोट करना है, एंड आई एम श्योर जर्नी बनाते हुए हम इसका इम्पैक्ट लेना चाहें तो भी ले लें, और इग्नोर करके सिर्फ ये नोट डाल दें तो भी इट इज़ गुड इनफ। लेकिन हमें इस बात को कहीं नोट जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है स्पेसिफिकली कि फोरकास्ट प्रिपेयर करते हुए असम्पशन ली गई है कि बीडी इन्वेस्ट 10,000 मिलियन इन दी ऑप्टिमम वे। ऑप्टिमम वे में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप आर लाहौर, लायन गेट्स पेशावर, वेस्ट टाउन रेजिडेंसी इसमें करते हैं, आप होटल पैराडाइज में इन्वेस्ट नहीं करते। जब होटल पैराडाइज में इन्वेस्ट नहीं करते, आपके पास सरप्लस फंड्स बचते हैं 3850, जिनके लिए कहा गया था 5%, जिसकी हमने सरप्लस कैश की नेगेटिव एनपीवी भी निकाली थी। लेकिन अभी हम ये करते हुए इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो हम इसका एक नोट हमने डाल दिया। आई थिंक दैट नोट शुड सफिस। इज दैट राइट? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमने बात लिखी है, द फोरकास्ट इज प्रिपेयर्ड, the forecast prepared is based on the assumption that 10,000 million funds are invested in optimal way, जो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, which means it would have been assumed that certain surplus funds, जो भी आपके surplus funds हैं, would have been the surplus funds of 3850 are invested. The impact of that amount is ignored in this working. ठीक है ना, मैं यूं लिख देता हूँ, with investment in HP, this amount would not be available for investment at 5%. The impact of that amount is ignored in this working of that income. ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं, और इसलिए भी हम इसको इग्नोर आराम से कर सकते हैं कि चाहे हम फाइनेंसिंग डेट और इक्विटी के थ्रू करें, दोनों ही केसेस में वो इनकम हमारी लॉस्ट हो जाएगी। अभी हमने इसको इग्नोर ही कर दिया। अच्छा जी, अब आइए, अब जब हम विथ न्यू डेट फाइनेंस करेंगे तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो दिस भी होगी, और उसमें एडिशनल 412 मिलियन की अमाउंट आएगी। इज दैट राइट? और जब हम विथ इक्विटी करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट वही रहेगी। तो अब जब ये काम करेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर्स ये हो जाएंगी। अब जब ये फिगर्स हो जाएंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स वो क्या होंगे, उसकी बेसिस पे फिर हम निकाल लेते हैं ईपीएस, और फिर हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कवर।
यहाँ होंगे हमारे पास 10 इन मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन। देखें F2 करते हुए जब हम करते हैं तो ये इसको डिलीट कर देता है। हम जो भी चेंज करेंगे ये याद करना है, हमने इस बार में एडिट करके करना है, अदरवाइज ये हमारी फिगर लॉस्ट हो जाती है। जैसे हम F2 दबाया, अब ये देखें इसके थ्रू एडिट नहीं हो रही। तो हमने जो भी एडिट करना है वो हमने यहाँ से करना है। अच्छा जी, कंट्रोल जी कर दिया हमने, हम इसको सही बनाते आ गए हम, सॉरी। नंबर ऑफ हमने टाइपोज, हम नीचे आ जाएं, वापस क्लिक करें इसे। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, ये डिलीट हो गया था मुझसे इनएडवर्टेंटली, इन मिलियन 10, यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा 11। इज दैट राइट जी? अच्छा, जब ये 11 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास जो ईपीएस आएगी, ईपीएस होगी दिस डिवाइड बाय दिस 819। तो परसेंटेज रिडक्शन इन ईपीएस कितनी है हमारी, दोनों ही केस में रिडक्शन है। तो यहाँ रिडक्शन होगी इस दिस डिवाइड बाय दिस -1। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कर देते हैं इसे, यहाँ भी कर देते हैं दिस डिवाइड बाय दिस -1। तो हमारी परसेंटेज में क्या चेंज आएगी ये देख लेते हैं हम, 9% और 3.57%, राइट। अच्छा, उसके बाद गियरिंग का भी इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। सॉरी, गियरिंग तो निकाल चुके हैं, इंटरेस्ट कवर का फिर हम उसके बाद कमेंट्री कर लेंगे। इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट की फिगर। तो इसको हम माइनस में कर देते हैं क्योंकि ये सो ये आ जाएगी हमारी इंटरेस्ट कवर की फिगर। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या फिगर आ रही है। हम 2 डिजिट तक ले जाते हैं, इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा क्या इम्पैक्ट है। ये आ गया जी, इंटरेस्ट कवर नेचुरली यहाँ कम हो गया, और कम हो गया उसकी वजह ऑटोमेटिकली ये है कि जी हमारी डेट की फिगर बढ़ गई। ठीक है जी, तो परसेंटेज चेंज हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज यहीं आएगी सिर्फ, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। दिस डिवाइड बाय दिस -1 इज अ वेरी स्लाइट परसेंटेज चेंज। इंटरेस्ट कवर में 9% की, विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो अब ये हम वर्किंग उठाते हैं और उसके बाद पहले हम इसे ऊपर डाल देते हैं, एंड देन फिर हम मज़ीद बातें करते हैं। हमने ये पार्ट कर दिया कि जी किसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या अमाउंट आएगी, वो बात हमने कर दी। तो फिर हम नीचे करते हैं जनाब, इवेल्युएशन अब हम दोनों की करते हैं। हमने वर्किंग्स कर ली और हम थोड़ी सी कमेंट्री कर लेते हैं, एंड रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल। अब रिकमेंडेशन के परस्पेक्टिव से हम अभी आते हैं। हमने सिर्फ वर्किंग्स कर ली ऊपर, और वर्किंग्स हमें बता रही हैं कि दोनों केस में क्या हो रहा है। तो अब हम इवेल्युएटिंग द टू ऑप्शन में लिख रहे हैं। पहले तो हम ये बात लिखते हैं, अमाउंट रेज्ड, ये बोर्ड को खत्म कर देते हैं। अमाउंट रेज्ड वुड बी फोर वन, कितनी अमाउंट है हमने निकाली, 4124 मिलियन, विच इज स्मॉल इन, क्योंकि हमारी ओवरऑल, अगर हम पहले तो हम ये बात लिखें कि जो अमाउंट हम रेज करने जा रहे हैं दैट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, राइट। आई मीन 4124 अगेंस्ट अगर आप देखें 150,510, राइट।
तो आप कितनी अमाउंट रेस कर रहे हैं ना, हम नीचे हमने शायद कैलकुलेट भी की थी, और हम उस पर आ जाते हैं कि ये जो अमाउंट हम रेस कर रहे हैं दैट इज हार्डली व्हाट, कैलकुलेट करें अगर हम दिस अमाउंट 4124, द वेरी स्मॉल अमाउंट, इसीलिए इम्पैक्ट भी कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, दिस इज हार्डली, कितनी परसेंटेज बन गई, सो द अमाउंट जो कि हम रेस करने जा रहे हैं इज हार्डली 2.74, लेस देन 3%, राइट, ऑफ द टोटल अमाउंट। तो अब हम इसमें अगर आ जाए, the amount which is small in comparison with, या as compared to the existing capital, ब्रैकेट में लिख दें लेस देन 3%, स्मॉल बन के इसको यहाँ डालते हैं, इधर ब्रैकेट में स्मॉल इन कंपैरिजन विद द एग्जिस्टिंग कैपिटल। पहली बात तो ये हो गई। अब हम आते हैं इक्विटी, फिर हम बात करते हैं डेट की, और फिर आखिर में रिकमेंडेशन। इक्विटी, पहली बात तो ये हम देखते हैं दी अमाउंट जो हम इक्विटी के थ्रू रेज करेंगे, इफ द अमाउंट इज रेज्ड वाया इक्विटी, ये क्या करेगा, इट विल आपकी डाइल्यूट करेगा ईपीएस बाय हाउ मच, हमारी ईपीएस डाइल्यूट हो रही है बाय 9% थी, बाय 9%, राइट, इनिशियली, but subsequently as the profits of the HP project will start accruing, this will change। लेकिन इनिशियली आपको 9% की हिट पड़ेगी, एज कम्पेयर टू अगर आप डेट के थ्रू जाते हैं तो ओनली 4% है। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरा, वी आर नॉट, हम ये देख लेते हैं कि राइट इशू सब्सक्राइब होगा, we have not been provided with the market value of per share, but given जो इसकी ब्रेकअप वैल्यू है, बट कंपेयर करें आप, ब्रेकअप वैल्यू विथ, ब्रेकअप वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द राइट ऑफर, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनती है, अच्छा, ब्रेकअप वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो इस वक्त आपकी ब्रेकअप वैल्यू बनेगी, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे वो कितने हैं, 10, ये बनती है ब्रेकअप वैल्यू कितनी, भाई राइट सब्सक्राइब तब होता है ना जब राइट एक डिस्काउंट, सीरियसली डिस्काउंट टू दी is offered at a serious discount to the current market value, तो आप कहते हैं कि हाँ जी राइट सब्सक्राइब हो जाएगा। ये है इसकी ब्रेकअप वैल्यू। हम जो राइट ऑफर करेंगे यानी 11031 विद द राइट ऑफर, राइट की हमारी ऑफर क्या है इस वक्त, वो है गोइंग फॉरवर्ड नेचुरली एग्जिस्टिंग, इसके कंपैरिजन में जब हम राइट इशू कर रहे हैं तो राइट हम रेस कर रहे हैं कितनी, फाइनेंसिंग दिस विथ 1 मिलियन, तो हमारा राइट की प्राइस है 4124, राइट ऑफर वो क्या है 4124 पर शेयर, ऐसे ही है ना भाई, ₹4124, ये ₹11,000 की एक इस वक्त इसकी ब्रेकअप वैल्यू है। इट सीम्स लाइकली दैट राइट विल बी सब्सक्राइब, लाइव सब्सक्राइब होगा तो कंट्रोल का कोई इशू नहीं होगा, तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एनी कंट्रोल डाइल्यूशन। अगर राइट के अलावा आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी थोड़ी सी कंट्रोल डाइल्यूशन होती है, लेकिन बहरहाल राइट लाइकली ये है कि राइट सब्सक्राइब हो जाएगा। However, the issue cost of right and the time issue cost of right
and the time that the right shares process will take will be far will be greater than, of course. अभी तो क्वेश्चन ने कहा है कि जी इशू कॉस्ट आपकी इक्विटी और डेट की बराबर है। जनरली जो आपकी इक्विटी की इशू कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इशू कॉस्ट राइट शेयर्स प्रोसेस विल टेक will be greater than the debt issuance, greater than the time, the cost and time for the issuance of debt. एक बात ये भी हो गई, ठीक है क्या जी? अच्छा, the equity, ये मैं वो पॉइंटर्स लिख रहा हूँ जो you can write in the examination. The equity issuance will not decrease the gearing significantly, है ना? कितने से चेंज हो रही है इक्विटी की? 26.71 से 26%। तो द इक्विटी इशुएंस विल नॉट डिक्रीज द गियरिंग सिग्निफिकेंटली एज वेल। ये बात हमने पॉइंटर्स लिखी है। अब आप आ जाए डेट के केस में। डेट में द इशुएंस ऑफ डेट is going to increase the gearing but not significantly at all। यानी 26.27 से 29%, तो इवन लेस देन 10%। अगर हमारी जो गियरिंग अगर हम देखें तो 26.7 27 से 28.6 विच इज लेस देन इवन 10%। सिमिलरली द इंटरेस्ट कवर will also reduce but not significantly। तो कोई ऐसी significant change in the financial risk is not expected। So any significant change in financial risk is not expected। पहली बात तो ये होगी। जनरली हमें डेट से ये होता है ना कि जी डेट फाइनेंशियल रिस्क को इनहांस करेगी तो कॉन्सिक्वेंशियल इक्विटी की भी कॉस्ट रेस करेगी, रिस्क बढ़ेगा, कोई बहुत सिग्निफिकेंट हमारी रेस चेंजेस नहीं आ रही। दूसरा जो इसका डेट का बेनिफिट है कि जी डेट इज कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस with tax relief benefit attached to it। इसकी एक बहुत बड़ा फायदा है डेट का, जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इट इज टैक्स एडमिसिबल एज कंपेयर टू द जो इक्विटी की जो आप पेमेंट करते हैं दैट इज ट्रीटेड एज बिलो द लाइन आइटम। सो डेट इज कंपैरेटिवली चीपर, ये इसका दूसरा फायदा है, ठीक है ना? अच्छा, इंटरेस्ट कवर और ये इट इज कंपैरेटिवली easier to raise, ठीक है ना, with relatively less cost of issue। हाँ, tenure some projects जो हमारे हैं, some projects have infinite या indefinite life। the कंपनी को ये देखना है कि इतना ये कैश फ्लो जनरेट कर लेगी कंपनी कि हम उसकी 10 साल इज इनफ पीरियड जिसमें अपेरेंटली आपके पास इतना कैश फ्लो जनरेट हो जाएगा कि आपको उसकी यानी डेट की रिपेमेंट में कोई अपेरेंटली प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं 10 साल इज इनफ, अगर हो तो फिर आपको रोल ओवर करनी पड़ेगी डेट। सो दैट्स अनदर पॉइंट दैट यू कैन राइट। रिकमेंडेशन में इन बेसिस की बेसिस पे बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन वी रिकमेंड बेस्ड on the above points we recommend that BD should go for raising debt finance। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम है, टैक्स रिलीफ भी है, कोई रिस्क सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा और फिर कंपैरेटिवली इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग जो ये है सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो विद दिस आई थिंक यू कैन कंक्लूड 15 मार्क्स के लिए दिस डिस्कशन और ये इतनी कैलकुलेशंस आर इनफ।
So with this we now conclude question number 2, पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो गए। 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 30% इस क्वेश्चन की वेटेज थी, और आपने देखा रिलेटिवली काफी आसान क्वेश्चन था ये। कैपिटल राशनिंग में भी कोई इतनी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और इसमें भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर कि इसमें इंडिविजिबल और सरप्लस फंड्स, और सरप्लस फंड्स की एक अपॉर्चुनिटी, जो उसकी जो कॉस्ट है नेगेटिव एनपीवी, उसकी कैलकुलेशन थी। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने क्लास में और अपनी प्रैक्टिस में डिटेल में देखी हुई है। अब इसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डन जी।